Hello, hi, good evening everyone, and you all are welcome to Civil Step Himachal. In today's session, we are going to discuss some important questions of HP Patwari exam related to English language. So, we'll start our session after having a look on this weekly schedule of Civil Step Himachal. So, we'll start with the first question of English language that is related to reading comprehension. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सारे ही जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो सभी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से करें क्योंकि आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो सेक्शन था एचपी पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो यहीं से आपका शुरू किया गया था। तो चलिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर क्या रहनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा पूछा गया है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इस तरह से कुछ पूछा गया है जिसमें आपकी जो जिसको कह सकते हैं वर्ड जो लिमिट है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत छोटा सा अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको कॉम्प्रिहेंड कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर जंप करें क्योंकि ये ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। Man is the architect of his own fate. If he makes a proper division of his time, he is sure to prosper in life. But he does otherwise, he is sure to repent. मतलब मैन जो है वो अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है, ठीक है, वो खुद ही अपने भाग्य को बनाता है। और अगर वो अपने जो टाइम है, ठीक है, अपना जो टाइम है अगर वो इसका प्रॉपर यूज करता है, ठीक है, तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करेगा। अगर वो उसका उल्टा करता है तो वो पछताएगा, पक्का पछताएगा, ठीक है। टू किल टाइम इज सेफुल, ठीक है, तो हमें जो अगर आप अपना टाइम वेस्ट करें तो वो एक पाप के बराबर ही है। क्लियर। यूथ इज गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ। जो हमारा यूथ, जो हमारी स्टेज है लाइफ की, उसको क्या कहा गया? गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ कहा गया। इफ वी लूज दिस टाइम वी विल हैव टू रिपेंट द होल ऑफ आवर लाइफ। अगर हम इस टाइम को गवा देते हैं, ठीक है, तो हमें पूरी उम्र इस पे पछतावा करना पड़ता है। तो देखिए, हु स्पॉइल्स द मैन्स लाइफ, की मैन की लाइफ कौन स्पॉइल करता है? गॉड करता है, फेट करता है, मैन हिमसेल्फ या नोबडी। तो कौन कर सकता है अपनी लाइफ को? इसमें क्या कहा गया है? देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी आपको देखने को मिले तो आप अकॉर्डिंग टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं चलेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि भगवान ही तो कर देता लाइफ खराब, तो ऐसा नहीं है। जो पैसेज में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और पैसेज में गिवन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर होना चाहिए? मैन हिमसेल्फ, जो भी आदमी है वो खुद ही अपने भाग्य को या फिर अपनी लाइफ को स्पॉइल करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ। किस चीज का बेस्ट यूज करना चाहिए? देखिए यहां पर दे रखा है कि इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ टाइम ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो टाइम का यूज जो है, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छे से करना है। अगर वो टाइम को अच्छे से यूज करेगा तो लाइफ में प्रॉस्पर ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी आर केयरफुल इन अर्ली लाइफ, इन लेटर होना चाहिए था, लेटर लिख दिया उन्होंने, इन लेटर लाइफ वी विल सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ, ठीक है, SEN, सेंस ऑफ। तो इफ वी आर केयरफुल इन अर्ली लाइफ, इन लेटर लाइफ वी विल सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉस, मिसबिहेवियर, इरेगुलरिटी, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि इफ वी आर केयरफुल इन अर्ली लाइफ, इन लेटर लाइफ वी विल सफर फ्रॉम अ सेंस, ठीक है, केयरलेस यहां पर होना चाहिए था कि अगर हम केयरलेस होंगे अपनी अर्ली लाइफ में तो फिर हमें अगली लाइफ में क्या होगा? लॉस का इसका जो आंसर है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से बना दिया गया। तो इसका क्वेश्चन जो है, इफ वी आर नॉट केयरफुल, क्लियर, इसका ये आंसर होना चाहिए। इफ वी आर नॉट केयरफुल, यहां पर नॉट आना चाहिए था। इफ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ, इन लेटर लाइफ वी विल सफर फ्रॉम सेंस ऑफ लॉस। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में भी गलतियां आपको देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस अ सेंटेंस विद वन more blanks has been given, options fill up the blanks to make the sentence more meaningful। तो देखिए, there were dash viewers than expected, यहां पर वो viewers की बात कर रहा है। viewers जो है एक नाउन है, viewers जो है एक नाउन है और एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के लिए ये लेसर और लेस, ये दो वर्ड यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इसको समझिए, ये जो लिटिल है, ठीक है, इसी की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है और इसी की सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होती है। और ये जो लिटिल है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। अब एक वर्ड होता है फ्यू, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी फ्यूअर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? फ्यूवेस्ट, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? फ्यूवेस्ट हो जाएगी। क्लियर।
अब ये जो फ्यू वर्ड है ये यूज किसके लिए होता है? ये यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर? तो इसी वजह से ये दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब बच्चा क्या है? मैनी और फ्यूअर। अब वो कह रहे देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, तो कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो यहाँ पे अगर मोर होता तो भी सही हो जाता, लेकिन ये मोर नहीं मैनी है तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, क्योंकि देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो देन से पहले आपको क्या लगानी होती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा? देयर वर फ्यूअर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैन यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन? आई लेफ्ट इन द गार्डन, जो गार्डन में छूट गई है। अब बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो फिर ये दोनों तो इसके लिए नहीं आ सकते, क्योंकि दिस और दैट जो है ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन बुक्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है। अब दिस तब यूज किया जाएगा जब जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी, लेकिन वो किसकी बात करें? पास्ट की। तो दीज का पास्ट जो होता है वो दोज होता है, तो इस करके यहां पर आपको क्या लिखना है? दोज, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? पास्ट की बात की जा रही है, अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैन यू ब्रिंग मी दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन। ठीक है, तो दीज जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, इसकी सॉरी प्रेजेंट फॉर्म है, और इसकी पास्ट फॉर्म की अगर बात करें तो दोज। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं दोज वर द डेज, है ना, कि वो क्या दिन थे, वो दिन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज ब्रिंग सफिशिएंट टू डैश 12 पीपल टू द एकड़। देखिए क्वेश्चन जो है ना, इन क्वेश्चंस का अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं इन क्वेश्चंस के, तो इन लैंग्वेज बड़ी अटपटी सी है। ठीक है, मतलब बहुत सारी गलतियां इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मुझे मिली है। तो आप देख सकते हैं क्या है कि द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज ब्रिंग सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट टू डैश 12 पीपल टू एकड़। ठीक है, तो यहां पर रिवाइव दे रखा है। रिवाइव का मतलब जो पहले कुछ खत्म हो चुका है तो उसको दोबारा से रिवाइव करना। रेज का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, सस्टेन का मतलब है बने रहना, और हेल्प का मतलब है मदद करना। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए वो सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पीपल को सस्टेन किया जाएगा, वहां पे हेल्प नहीं की जाएगी। ठीक है, या फिर रेज नहीं किया जाएगा, रिवाइव नहीं किया जाएगा, तो राइट ऑप्शन इज सस्टेन। चलिए नेक्स्ट को ऑप्शन पे बढ़ते हैं। व्हाट डैश मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। देखिए यहां पर जो है, यहां पर ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंटेरोगेटिव बना दिया है, तो ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर देखिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस में रखेंगे। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो इसके बाद हमें कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती, लेकिन यहां पर हमें क्या है? यहां पर हमें कोई वर्ब लिखनी पड़ी है। तो व्हाट डैश मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है? तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो मैटर होना चाहिए, और इम्पीचेस भी नहीं होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेस भी नहीं होना चाहिए, ट्रबल्स भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड कभी ट्रबल नहीं करेगा। रिकॉग्नाइज का मतलब दोबारा से उसको पहचानना, तो वैसा कुछ नहीं है। इम्पीचेस का मतलब हटा देना। तो मैटर्स जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा? व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द इंसिडेंट हैज डैश शिवर डैमेज टू द, दी लिख दिया उन्होंने, द होना चाहिए, टू द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखिए शिवर डैमेज जो है, डैमेज जो है ना, डैमेज का हमेशा कॉज होता है, मतलब कोई भी ऐसी आपदा अगर कोई हो तो उसका कॉज होता है, लेकिन कोई अगर इंटेंशनल एक्शन हो तो उसका रीजन होता है। ठीक है, तो जब भी कोई डैमेज हुआ है, जैसे कि कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आया है, कोई फ्लड आया है, ड्रॉट है, कुछ भी है, तो उसका हमेशा कॉज होता है। क्लियर? तो यहीं से आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है कि आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, द इंसिडेंट हैज कॉज्ड शिवर डैमेज। ठीक है, तो हमेशा ही कोई भी ऐसी बुरी बात अगर हमारे साथ हुई हो जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉज का यूज करते हैं। जैसे अर्थक्वेक का कॉज होगा, रीजन नहीं होगा, फ्लड का कॉज होगा। ठीक है, तो उसके कॉज होते हैं, तो डैमेज का भी कॉज होगा, तो इस करके ये ऑप्शन आपको वहां पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन होगा? नेक्स्ट इज वी आर लिविंग ऑन वेंसडे डैश और नॉट इट रेन्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यहां पर आपको कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट करेक्ट कंजंक्शन। तो और के साथ जो पेयर है वो किसका हो सकता है? थ्रू का नहीं होता, ठीक है, सिंस का नहीं हो सकता, इफ का भी पेयर नहीं होता, वेदर और का होता है ईदर और वेदर और, ये दो पेयर होता है, या तो ईदर और होता है या वेदर और होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या बन जाएगा? वेदर और, ये आपका क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पे अटेंशन, पे अटेंट टू योर वर्क
डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। वो कह रहे हैं कि अपने काम की तरफ ध्यान दो, ठीक है, पे अटेंशन टू योर वर्क, ये होना चाहिए था, ठीक है। इसको ऐसे गलत लिखा गया है, इसको ऐसे होना चाहिए था, पे अटेंशन टू योर वर्क, पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, ठीक है, कि अपने काम की तरफ ध्यान दो ताकि तुम कोई गलती ना कर पाओ। तो ऑप्शन है अनलेस। अनलेस का मतलब है, अगर मैं लेता अनलेस यू विल नॉट, तो अनलेस तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो यहां पर कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। थ्रू का मतलब होता है कि किसी आर पार, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। इफ का मतलब होता है अगर, तो ये ऑप्शंस नहीं बन रहे हैं। और सो दैट जो कनेक्शन है, यहां पर आपका राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि सो दैट का यूज तब किया जाता है व्हेन वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर स्टेटमेंट, व्हेन वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर स्टेटमेंट। जो हम कहना चाह रहे हैं उसको अगर हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं तो वी कैन यूज सो दैट, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, अपने पर्पस की बात करते हैं कि हमारा पर्पस क्यों है ये करने का, ठीक है। तो ये पर्पस है, तो पर्पस अगर हो तो फिर सो दैट का यूज वहां पर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर देखना है। द फुटबॉल टीम ट्रेवल डैश ट्रेन। तो आप एक चीज यहां पर याद रखेंगे प्रेपोजिशन का, कि जब भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपके पास क्या हो, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, तो उससे पहले आप प्रेपोजिशन बाय लगाया करो। और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आप कोई भी आर्टिकल जो है यहां पर यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते और इससे पहले हमेशा ही बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। जो राइट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, बाय। द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टेक्स मच इंटरेस्ट डैश ट्रेन, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आपकी वर्ब है ना, तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा ही क्या लगाया करो, इन प्रेपोजिशन लगाया करो। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इंटरेस्ट जब भी आपको देखने को मिले तो इंटरेस्ट के साथ आपने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो हमेशा ही इन प्रेपोजिशन यूज करनी है। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए, रवि हैज बीन डैश इन दिल्ली सिंस ही वाज 5 years old। मतलब जब से वो 5 साल का है तब से वो क्या दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या कर देंगे हम, रवि हैज बीन, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ, चल रहा है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी कंटिन्यूड है, इस चीज को याद रखेंगे। कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूड है, इस समय भी चल रहा है, ठीक है, तो उस एक्शन को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा बीन, फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर सिंस या फोर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस, और फिर हम लिख देते हैं टाइम। क्लियर? तो यहां पर हैज बीन तो लिखा हुआ है लेकिन इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लिखी हुई है, तो आईएनजी फॉर्म जो है इसका राइट ऑप्शन होगी, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? रवि हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वाज 5 years old, सिंस ही वाज 5 years old। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डैश यू बिजी यस्टरडे, व्हाट डैश यू बिजी यस्टरडे। तो यस्टरडे अगर आ गया है तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी आपको देखने को मिले यस्टरडे, ठीक है, जब भी आपको देखने को मिल रहा है यस्टरडे, जब भी आपको देखने को मिल रहा है अगो, ठीक है, जब भी आपको देखने को मिल रहा है प्रीवियस डे, ठीक है, जब भी आपको देखने को मिल रहा है लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट वर्ड अगर आपको देखने को मिल रहा है ये वर्ड, तो इनके साथ, इन सब के साथ आप कौन सा टेंस लगाया करो? इन सब के साथ लगाया करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसमें। क्लियर? तो यहां पर भी आपको क्या लगा रही थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, ठीक है। ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? केप्ट, ठीक है। व्हाट केप्ट यू बिजी,
क्लियर। उससे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। यहाँ पर कोई ब्लैंक ही नहीं दिया गया था, तो क्वेश्चन मेरा थोड़ा सी समझ से बाहर है, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं, डाउट में रखते हैं इस क्वेश्चन को। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the following questions, out of the four alternatives, choose the word which can be substituted for the given word sentence. उन्होंने कहा डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, जो बड़े ही सजा सजा कर लिखते हैं, बड़े ही अच्छी तरह से लिखते हैं, तो उस हैंडराइटिंग को कहा जाता है कैलीग्राफी। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? कैलीग्राफी। तो एक डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, जब हम बड़ा ही सजा सजा के किस चीज को लिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैलीग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी। उसके बाद उन्होंने कहा फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वेल एज एन ऑर्नामेंट। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? कि कोई एक मेटल की प्लेट जो फिक्स की जाए वेल के ऊपर एज अ ऑर्नामेंट, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लेक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसको प्लेक कहा जाता है। उसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उससे अगला देखते हैं, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग्स कौन सी है? देखिए, परनीशियस। ठीक है, CIOUS एंड में होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें परनीशियस जो है PERNI, इसमें नहीं है, PERNE है, गलत हो जाएगा। ठीक है, PERNI। तो ये दो ऑप्शन एक जैसे ही इन्होंने दे दिए। देखो, बहुत सारी गलतियां जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों स्पेलिंग सेम दे रही है, आप किसको क्लिक करें? या बी या सी, कोई भी आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल में TIAL एंड में आना चाहिए। देखिए, TAL है, गलत हो गया। CIAL है, गलत हो गया। ठीक है, और CIAL है, गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कॉन्फिडेंशियल। CONFIDENTIAL। ठीक है, याद रखें कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग। तो शल, शन, इनमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, शस इनमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज मोस्ट इन ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। बॉदर्ड। बॉदर्ड का आपने ऑपोजिट मतलब बताना है, तो बॉदर्ड का जो ऑपोजिट होगा वो अनइंटरेस्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो अनइंटरेस्टेड होगा। डिनाउंस का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो एक्सेप्ट होगा। इसका ऑपोजिट वर्ड एक्सेप्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। मतलब इसमें सिनोनिम्स आपको समझाने हैं कि आपके सिनोनिम्स क्या होंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्टन्ड। स्टन्ड का मतलब क्या है? कि आश्चर्यचकित रह जाना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? सरप्राइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्टन्ड, जैसे ना हम कई लोगों को बोलते हैं कि स्टनिंग पर्सनैलिटी है, मतलब सरप्राइज होते हैं देख के सारे, क्या कहते हैं उसको, कि चौंधिया जाते हैं सारे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टन्ड। तो सरप्राइज जो है इसका कुछ हद तक सिमिलर मीनिंग है। गैलेंट्री। गैलेंट्री अवार्ड भी होता है जो बहादुरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो गैलेंट्री जो है ये वर्ड जो रिलेटेड है किससे है? ये बहादुरी से रिलेटेड है। और बहादुरी वाला वर्ड जो है यहाँ पर वेलर जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, बहादुरी वाला वर्ड। ठीक है, तो वेलर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस प्रोवर्ब बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। आपको बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसको कहा जाता है। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर क्या है? ये ईडियम, ये शायद आपने भी पढ़ी होगी। प्रोवर्ब है ये एक हमारी। ठीक है, कि जो लोग एक किस्म के होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, है ना, कि एक किस्म के लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जिन दो पर्सनैलिटीज की या दो से ज्यादा पर्सनैलिटीज की आदतें एक जैसी होती है, नीयत एक जैसी होती है, वो एक साथ ही रहते हैं ज्यादातर। क्लियर। तो आप ये देख लेना, कभी भी ऐसा होता है कि जो लोग बड़े ही सच्चे पक्के हैं उनकी बहुत कम लोगों से बनती है ना, बहुत कम लोगों से बनती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंड अप अड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा कि जो कोई भी चालाक इंसान होगा उसकी हमेशा उससे बनेगी जो चालाक है। जो शरीफ इंसान होगा हमेशा उसकी किससे बनेगी? शरीफ से ही बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर जो है इसका राइट आंसर होता है। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर होगा, फ्लॉक टुगेदर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ईडियम है, इसको आप याद भी रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज ईडियम अंडरलाइंड इन द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द साइंटिस्ट वर्क फॉर डंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला। डंकीज ईयर्स जो है ना, ये एक हमारे प्रिमिटिव टाइम से ली गई थी, जब जो डंकीज थे उनके कान ना बड़े लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, डंकीज के कान जो थे वो काफी लंबे लंबे होते थे। ठीक है, तो इस वजह से ये एडियम भी ली गई थी
कि हम डंकीज ईयर्स का मतलब क्या समझ लेते हैं कि बहुत ही लंबे समय के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अ लॉन्ग टाइम, अ शॉर्ट टाइम, फॉर डंकीज, फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम को कहा जाता है क्या? डंकीज ईयर्स। आई बात समझ में? तो ये था आपका आज का पैसेज, सॉरी पैसेज नहीं कहूंगा इसको, आपके क्वेश्चंस जो पटवारी से लिए गए थे। तो ये थे आज के सेशन में हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना चाहूं तो लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इजी लेवल का एग्जाम था, लेकिन ये इजी सिर्फ उसके लिए है जिसने पहले इनको पढ़ा हुआ है। अब स्पेशली अगर हम बात करें किसकी, ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले थे। जस्ट आपको कुछ ही चीजें याद रखनी है और क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। क्लियर? मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं था, लेकिन इसको ऐसे भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही आसान था, क्योंकि ये आसान सिर्फ उसके लिए जिसने ऑलरेडी पहले से कुछ पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो ऐसे ही हमारे जो सेशंस रहेंगे उनमें हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ साथ में जितने कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए जाए। क्लियर? तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।